दोस्तों आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपी लेखपाल का सेट नंबर 5 करेंगे हम लोग। इसमें बाइलिंगुअल रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे के सारे सेक्शन यहाँ पर कवर किए गए हैं जो स्टैंडर्ड यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी आप फ्री वीडियो से एंजॉय करिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद फुल टेस्ट सीरीज शुरू होगी इसकी, जैसा पैटर्न लिख करके आएगा, जितने क्वेश्चन जितने जो सब्जेक्ट उस हिसाब से। और फिर अगर आप चाहेंगे तो पेड ग्रुप भी इसका शुरू होगा। पहले के सेट देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, यूपी लेखपाल बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्रिपरेशन के वीडियोस भी पड़े हुए हैं और ये सेट जो हम डाल रहे हैं हर दूसरे दिन वो भी पड़ा हुआ है। पहला हमारा क्वेश्चन है जीएस का। 10 मार्च 1982 को स्थापित केवलादेव नेशनल पार्क या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क में जो वेटलैंड है वो भी रामसर साइट का हिस्सा है। अब 36 रामसर साइट्स जैसे हो गई हैं, 37 36 कितनी है, 37 हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के केवलादेव नेशनल पार्क से भी वेटलैंड है। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो होता है उसमें जो 2 साइट इंक्लूडेड हैं अभी भी, उसमें से एक ये है केवलादेव नेशनल पार्क का वेटलैंड और दूसरा है आपका लोकटाक झील का। पहले चिल्का भी शामिल थी लेकिन फिर बाद में उसको वहाँ से हटा दिया गया था। अगर पूछ ले मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल 2 भारतीय रामसर साइट्स कौन सी हैं, तो एक केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरी लोकटाक झील। ये क्वेश्चन काफ़ी जो है 2-3 साल पहले की न्यूज़ है लेकिन फिर भी आ सकता है आपके एग्जाम में। एनवायरनमेंट में जो है करंट अफेयर इस तरीके का आपको फैक्ट पता होने चाहिए। पहला ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया का, और जो है ये सब चीज़ें आती रहती न्यूज़ में। किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका भूटान। जितना कार्बन भूटान एमिट नहीं करता है उससे ज़्यादा उसको ठिकाने लगाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान अभी न्यूज़ में था 1-2 मंथ पहले, अगर आपको याद हो, कि उसने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के टूरिस्ट पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी लगाई थी। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बताना है। तो ये आपका एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी। ये पता होना चाहिए आपको, सूचना का अधिकार एक लीगल राइट है। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को किस किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, सम्मेलन करने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, निवास और आबाद संचरण, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस लिखा नहीं है लेकिन शामिल हो जाती है अभिव्यक्ति की आज़ादी में ही। और व्यापार करने की आज़ादी भी शामिल है। कुल मिला के आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित किया जाता है? ध्यान रखिएगा, पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, सैलरी नहीं। सैलरी तो स्टेट देता है, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड देता है हाई कोर्ट के जज को, लेकिन पेंशन जो है भारित किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं कि कपड़े सूखने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था क्या होगी। ठीक है, मतलब कपड़े सूखें तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का क्या कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा सही रहेगा? तो कॉम्बिनेशन ये है कि 60 डिग्री टेम्परेचर हो और 20% ह्यूमिडिटी हो तो कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग में लाया जा सकता है? तो आइसोटोप जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है वो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है, ऑप्शन नंबर बी। लिटमस पेपर का रंग जो है पीएच के किन मानकों पर बदलता है बताना है। एट वॉट वैल्यूज ऑफ पीएच डज द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज? लिटमस पेपर का कलर बदलेगा जब पीएच या तो 4.5 के नीचे चला जाए या फिर 8.3 के ऊपर चला जाए। तब 4.5 से नीचे जाएगा तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी ज़्यादा, और फिर 8.5 से ऊपर फिर ये बेसिक मीडियम हो जाएगा, तो फिर लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि लिटमस पेपर जो यूज़ होता है लेबोरेटरी में वो किस लाइकन से बनता है, बताइए कमेंट करके। इनमें से किस गैसीय मिश्रण का उपयोग गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही गोताखोर को, साथ में क्या चाहिए ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन का आंसर है, मतलब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, हीलियम चाहिए और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ क्या मिक्स करते हैं, तो हीलियम इसका आंसर होगा बी। इनमें से किस संस्था ने हाल ही में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन लगाई है? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन। तो इसके कण जो है डिसइंफेक्टेंट के काफ़ी छोटे छोटे और दूर दूर निकलते हैं, बहुत मतलब इफेक्टिव तरीके से कोरोना वायरस या फिर उसका जो भी पार्टिकल आ गया हो सरफेस पर उसको ख़त्म कर सकता है।
तो ये किसने डेवलप किया? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने और सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। निम्न में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये हाल में दिया गया है, ये दिया गया है प्रोफेसर टी प्रदीप को, ऑप्शन नंबर ए। निक्केई एशिया पुरस्कार साइंटिफिक कामों के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एशिया में, एशियन कंट्रीज में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उसे मिलता है निक्केई एशिया पुरस्कार। ये मिला है 2020 का प्रोफेसर टी प्रदीप को। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए ट्विटर कैंपेन शुरू करने का फैसला किया है? तो ट्विटर कैंपेन करेगा आरबीआई, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे इस कैंपेन के वो रहेंगे श्री अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश को भारत सरकार द्वारा 1 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया था? 1 लाख टन गेहूं भारत ने अफगानिस्तान को भेजा था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का 79.07 भाग जो है कृषि योग्य है, यानी कि एरेबल है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल आंवला का 66% का उत्पादन होता है, लिखा है। और प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम जो है, मतलब लेबोरेटरी फार्म्स टू लेबोरेटरी टू फार्म्स का प्रोग्राम, ठीक है, लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है, फार्म प्रोग्राम पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तीनों ही स्टेटमेंट्स ऊपर वाले हो जाएंगे करेक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। निम्नलिखित में से जायद की फसल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसे ठंड की फसल कहा जाता है। क्या ये फसल अक्टूबर नवंबर के बीच बोई जाती है, या फिर इसमें फल फूल सब्जियां जैसे ककड़ी खरबूजा, विशेष प्रकार के चावल तंबाकू उगाई जाती है जो बहुत थोड़े समय में तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठंडी की फसल हो ही नहीं सकती, गर्मी में बोई जाती है, ठीक है। आपकी बोई गई करीब मार्च अप्रैल में, जुलाई में तैयार हो गई, जून में, मार्च में बोई गई, मार्च शुरुआत में, और जून में तैयार हो गई एंड में। ये वाली होती है जायद, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है? गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रयागराज और मेरठ में है, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है एक शाहजहांपुर में है उत्तर प्रदेश में, और एक लखनऊ में है, तो ये दोनों हो गए रॉन्ग। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में नहीं है, लखनऊ में है, ये हो जाएगा रॉन्ग। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये वाराणसी में है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो सारे के सारे हो गए हमारे स्टेटमेंट रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी। 1910 में मुंबई में अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर कौन है ये बताना है। ये है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह मेहता। 26 जुलाई 1856 को किस गवर्नर जनरल के काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। हालांकि ड्राफ्ट डलहौजी के टाइम पर किया गया था, लेकिन यहाँ पर पारित करने के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये बी वाला सही माना जाएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विनय पिटक जो है ग्रंथ बौद्ध संघ में रहने वाले राजाओं के लिए नियम बनाए गए थे, गलत, ठीक है, भिक्षुओं के लिए थे ये। और वानप्रस्थ जो है इसका मतलब है सब कुछ त्याग कर वनवासी बन जाना, नहीं, वहां पर तपस्या करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ठीक है, तो ये वाला खाली सही है, सिटिंग नियर द गुरु। उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना, ऑप्शन नंबर सी। हमको बताना है कि मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम जो है पोलज जो है, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज मीन्ड बाय पोलज इन मुगल पीरियड? तो मुगल पीरियड में जो नियमित जिस पर खेती होती थी उसको कहते थे पोलज, ऑप्शन नंबर ए। वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर या इससे कम भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर या उससे कम वाली भूमि को कहते हैं मार्जिनल फार्मर, उनको बोलते हैं सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना या पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? तो आपने अगर उत्तर प्रदेश का शासनादेश कभी पढ़ा होगा तो इस तरह की नियुक्तियां राज्यपाल की तरफ से आती हैं अधिसूचना के फॉर्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर, ठीक है। प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्टिंग जो है उसके बारे में अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 1957 में बलवंत राय मेहता द्वारा किसके कार्यों की समीक्षा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता ने समीक्षा की थी ग्रामीण विकास कार्यक्रम की, माफ कीजिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की थी और
नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की। ठीक है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो राजस्थान में सबसे पहले ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कभी कभी दूसरे का नाम भी पूछ लिया जाता है। अब ये पेशा या विस्तार अधिनियम जो है किससे संबंधित है? तो पेशा एक्ट 1996 के तहत जो 5th शेड्यूल एरियाज में जो आते थे, जिन पर 9th शेड्यूल के प्रोविजंस नहीं लागू होते थे पंचायत के, तो उसमें एक्सटेंशन कैसे किया जाए, मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए और ट्राइबल एरियाज को डिसेंट्रलाइज्ड वे में कैसे किया जाए, मतलब कुल मिला के सही किया जाए मामला, उसके लिए था। अगर 2019 के हिसाब से अगर आप देखें तो 5th शेड्यूल के एरियाज लगभग कितने स्टेट्स में हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर आप क्या देंगे? 10 स्टेट्स जो हैं उनमें जो है 5th शेड्यूल एरियाज हैं। उनके जो नाम हैं आप जरूर सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो 5th शेड्यूल एरियाज जिन जिन स्टेट्स में आते हैं वहाँ पर पंचायती राज को लागू करने के लिए मॉडिफाइड फॉर्म में या फिर उनके हिसाब से उसको ट्वीक करके ऐसा करने के लिए पेशा एक्ट लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के किस बोली क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये हिंदी क्वेश्चन भी हो सकता है, जीएस का भी, उत्तर प्रदेश जीके का भी। तो ब्रज लैंग्वेज बोली जाती है आपकी मथुरा साइड। मथुरा कहाँ पड़ता है? मथुरा पड़ता है दक्षिण पश्चिम एरिया में, साउथ वेस्टर्न में, राजस्थान के पास जाता हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ था, बताना है। पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया था इसको प्रधानमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं? ऑब्वियसली वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। एक वर्ग मील में कितने एकड़ होते हैं? हाउ मैनी एकड़्स आर देयर इन अ स्क्वायर मील? ये बताना है। एक वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में चने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होगी? तो उत्तर प्रदेश में लाइट लोमी और सैंडी सॉइल जो है सबसे उपयुक्त होगी चने की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो लार्ज साइज होता है नहीं है, स्मॉल साइज होता है, जो है कह सकते हैं हम लोग रूरल में। लार्ज साइज जो है ये तो अर्बन कम्युनिटी में होता है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं होता है। ठीक है। मोर पॉपुलेशन डेंसिटी तो आपको पक्का पता है कि शहरों में ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। नॉन एग्री बिजनेस यानी कि गैर कृषि व्यवसाय जो है रूरल में ही होता है, क्योंकि रोड में खेती कहाँ से होगी? ये भी हो गया। तो नन ऑफ दीज होगा, यानी कि सारे के सारे जब विशेषताएं हैं तो ये पूछ रहा है कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जाएगा यहाँ पर। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा बुभुक्षित। ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर सही होगा, बुभुक्षित। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा जो है ये वीभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप इधर बैठिए, ये शुद्ध है। वे सज्जन कौन है? ये भी शुद्ध है आपका। उसके बाद लिखा है आज रविवार है, ये भी शुद्ध है। उसके बाद है सीता गुणवान स्त्री है, तो सीता गुणवती स्त्री है होगा। सीता या फिर कोई भी नाम लिखा हो फीमेल का, उसके बाद गुणवान लिखा हो तो वो रॉन्ग हो जाता है। सीता, गीता, रीता, बबीता सब है, गुणवती स्त्री होंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब पूछ रहे हैं कि निम्न में से किसमें विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं? ये याद रखना पड़ता है आपको, ये होता है सोरठा में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस में से अक्षी अक्षी जो शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अक्षी लिखा हो चाहे अक्षु लिखा हो तो उसका अर्थ होता है आंख। तो अक्षी का तो आंख होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको दोनों ना भी पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें पानी दिया हुआ अक्षी का अर्थ ये गलत, आराम दिया हुआ अक्षी का अर्थ ये गलत, और अस्थिर दिया हुआ ये गलत। तो एक ही बच रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। और अक्षी का क्या मतलब हो गया? अस्तित्व या धाम। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे क्वेश्चन है कि भाषा लिखने के संदर्भ में कौन सी किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो भाषा लिखने के लिए ऑब्वियसली हमको लिपि चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सही का चयन करना है। नागलीला दिया हुआ है कबीरदास, जो कि गलत है। नागलीला जो है किसकी है? सूरदास की है। गीतावली किसकी है? मीराबाई की नहीं है।
ठीक है। साखी सूरदास की नहीं है, कबीर की है। गीतावली जो है मीराबाई की नहीं है। मृगावती जो है ये कुतुबन की है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोप चिन्ह का उदाहरण है। तो लोप चिन्ह है आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर ए, लोप चिन्ह। निम्न में से लुंठित स्वर कौन सा है। तो लुंठित स्वर होता है आपका रा केवल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पूछा है कि पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है, तो नीम और पीपल, तो पीपल पुल्लिंग हो गया, ये गलत हो गया। चावल चना मटर तीनों जो है, मटर तो मान लो स्त्रीलिंग है, चावल चना जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद हीरा और पन्ना ये दोनों पुल्लिंग है, इधर भी एक पुल्लिंग मिल गया। पहाड़ी और सजावट ये दोनों स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से हम लोग बात करेंगे रीजनिंग और मैथ सेक्शन के बारे में, और आगे के 10 क्वेश्चन इन्हीं दोनों सेक्शन से लगातार सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन हम लोगों को इंक्लूड नहीं करने चाहिए, क्योंकि पिछले लेखपाल के पेपर में इस वाले सेक्शन से सवाल नहीं आए थे। आप लोगों की बात एकदम सही है, लेकिन चूंकि इस बार एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी को करवाना है और उन्होंने अपना एक कॉमन सिलेबस दिया था जिसमें रीजनिंग इंक्लूडेड है, इस वजह से इसके सवाल यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुपम वॉक्ड 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। मान लीजिए इस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर गया और यहाँ पे रुक गया। एंड टर्न राइट, यहाँ से आप ऐसे गए, इधर रुकने के बाद आप राइट मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे इसके बाद, यहाँ पे। और कितना, 9 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया 9 किलोमीटर। देन आफ्टर टर्निंग राइट, आप ऐसे गए, यहाँ पे रुके, दाहिने मुड़ेंगे तो कहाँ आएंगे, नीचे। और कितना जाना है, 17 किलोमीटर। 8 किलोमीटर अगर जाना होता तो यहीं पे रुक गया होता, यहाँ से 9 किलोमीटर और जाना है, बिकॉज 8 9 17, ये टोटल है 17, जिसमें से 8 इधर है और बाकी का 9 इधर है। और इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर गया। आप ऐसे चले पूरा, यहाँ पे रुके, बाएं मुड़िएगा तो कहाँ जाइएगा, यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो गया 3। और वो कहाँ पहुँच गया, उसके घर पे वो पहुँच गया। ये है होम और ये है स्कूल। तो बताइए ये वाला जो डिस्टेंस है पूरा, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस। हम लोग इस लाइन को जोड़ लेते हैं, ये 9 है इतना, ये पूरी चीज़ 9 है और ये 3 है, 9 3 12। और इस लाइन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये 9 ये 12, ये 90 डिग्री, ये कितना होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या फिर एक काम कर सकते हैं, ये 9 किसका 3 गुना है, 3 का। 12 किसका 3 गुना है, 4 का। तो अपने पास 3 का 3 गुना है, 4 का 3 गुना है, तो बस 5 का 3 गुना करेंगे, 15 किलोमीटर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट होता है। अपने पास 3 का 3 गुना था, 4 का भी 3 गुना था, तो 5 का 3 गुना बाकी रहेगा, जो कि यहाँ पे आ गया। तो डिस्टेंस हुआ 15 किलोमीटर। और डायरेक्शन किस हिसाब से बताना है, इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम। ये जो घर है, ये यहाँ से अगर आप स्कूल को देखेंगे तो इस लाइन में देखेंगे, और ये लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन पड़ती है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। तो 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, सी 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रेन, एक लाइन है जिसमें बच्चे लगे हुए हैं। छोटू इज़ 15th फ्रॉम द लेफ्ट। मान लीजिए लाइन ऐसे जा रही है, तो ये है छोटू, इसकी रैंक आपको लेफ्ट से पता है 15। एंड गोलू इज़ 11th फ्रॉम द राइट, ये है गोलू, इसकी रैंक आपको राइट साइड से यानी कि 11 पता है। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, पोजीशन बदलने का मतलब ये है कि दोनों अपनी अपनी कुर्सी छोड़ के आएँ और एक दूसरे की कुर्सी में बैठ जाएं। जैसे ये छोटू है तो छोटू अब की बार इधर आ जाएगा, ये गोलू इधर था तो ये छोटू की प्लेस पे आ गया। ऐसा होने से हुआ क्या,
छोटू विल बी 20th फ्रॉम द लेफ्ट। ये जो छोटू है इसकी रैंक लेफ्ट से 20वीं हो चुकी है। एक बात बताइए, इस समय इसकी रैंक राइट से कितनी है? अरे वही जो पहले गोलू की हुआ करती थी। ये जो गोलू की रैंक आपको राइट से 11 दिख रही है ना, ये एक्चुअली इस कुर्सी की रैंक है। जो भी बंदा इस कुर्सी में बैठेगा उसकी रैंक राइट से 11 ही हो जानी है। तो 11 राइट से है, लेफ्ट से अभी 20 है, तो लेफ्ट राइट दोनों की रैंक आपको पता है छोटू की। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए जा सकते हैं L+R-1। 20, 11, 31 -1 यानी 30 बी। अगला क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। अगर केमिस्ट को इस तरीके से लिखते हैं और कार्ड को ऐसे, तो बताइए टेबल को कैसे लिखेंगे? तो जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे और यहाँ पे हैं उनमें से मैक्सिमम इधर हैं, लेकिन बी एल ये सब ऊपर नहीं है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग इसको मान करके चलेंगे। टी का मतलब यहाँ पे 4 है और इधर चाहिए टेबल, यानी शुरुआत होनी चाहिए 4 से। ए का मतलब इधर है 1, ए होना चाहिए 1। बी में तो कुछ करना ही नहीं है, सभी ऑप्शन में उसकी प्लेस पे 4 है, तो बी भूल जाइए। एल फिलहाल पता नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। उसके बाद है ई का मतलब यहाँ पे है 7, तो आखिर में आपको 7 चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब बी और डी में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन 2 बार 7 तो आ नहीं सकता, इसलिए 1 बार 7 डी। उसके बाद यहाँ पे एनालॉगी देखिए, जिस तरीके से इसका संबंध इसके साथ है तो इसका बताइए किसके साथ होगा? तो ये 7 है, ये 17, तो यहाँ पे 7 से 31 बना दिया, यानी 7 × 4 + 3, 7 चौक 28, 3 31। ऐसे ही यहाँ पे 7 चौक 28, 3 31, इधर भी 31 होना चाहिए। 3 के बाद ब्रैकेट में 31, सिर्फ एक ऑप्शन में है सी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 5वें नंबर पे आते हैं। यहाँ पे बताइए x की वैल्यू क्या है? ये 3, ये 4, दोनों को जोड़ा तो 7, उसका स्क्वायर किया तो 49। ये 7, ये 4, दोनों को जोड़ा तो 11, उसका स्क्वायर किया तो 121। ये 6, ये 5, ऐसे ही ये 6, 5, 11, उसका स्क्वायर 121। कहाँ पे है? कहीं भी नहीं है। ये लॉजिक यहीं पे फेल हो गया। दूसरा देखते हैं कौन सा लॉजिक लग सकता है इसमें। ये 49, 7 स्क्वायर, ये 121, 11 स्क्वायर, ये 4 का गैप है, तो अगर हम बीच में कोई ऐसा नंबर लें, मान लिया 9, तो ये 2 का गैप, ये भी 2 का गैप, 7, 9 के बीच में भी 2 का, 9, 11 के बीच में भी 2 का गैप। तो यहाँ पे अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो गया। आते हैं नंबर 6 पे। अ मैन क्लेम टू सेल अ मशीन फॉर रुपीज़ दिस। इतने में मशीन बेच दी। इवन इफ़ ही सेल सेट 15% लेस, 15% कम में बेचा होता, तो कितने में बेचा होता? 85% में। तो 23,400 का 85% निकालिए। 85/100, 5 17 ज़ा, 5 20 ज़ा, 2 से इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, ये 7 0, 1170। तो 1170 गुणे में 17 आपको देगा कि इतने में बेचा होता। 17 0 7 × 7 4 11, 7 × 7 1 8, ये 0711 9891, 19,890 रुपये में बेचा होता अगर, तो तब भी जाके 10.5% का लाभ हो जाता। तो बताइए एक्चुअल प्राइस कितना है, यानी ख़रीदा कितने में था? 10.5% का प्रॉफिट होना, इसका मतलब ये हुआ कि 110.5%, इसका मतलब है 19,890। कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, इसका मतलब बता दीजिए। 19890
इंटू 100 बाई 110.5। पॉइंट हटाएंगे, 10 को इधर लाएंगे। हम 5 से इसको अगर काटेंगे तो 22 पंजे 110 और 1, और ये 5 से गया 2 बार में। इस 221 को 13 से काट के देखते हैं। 13 एकम 13, 9 1, 13 7 91। 13 से इधर काटेंगे, 13 एकम 13, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39 और एक 0, 17 9 जा और एक 0। 9000 का डबल 18,000, इतने रुपए में आर्टिकल खरीदा गया था। डी। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स इज 33। 6 लोगों का एवरेज 33 है, तो सम कितना होगा? एवरेज इंटू नंबर, 33 गुणे में 6, 198। ये 6 का सम है। एंड द सम ऑफ एज ऑफ 2 मेंबर्स इज 74। 2 का सम दिया है 74। तो बताइए 4 का सम कितना होगा? 6 के सम में से 2 का सम निकाल लेंगे, लेकिन क्यों निकालें अभी जब कहा नहीं जा रहा है? देखते हैं। उन्हें उस समूह से हटाकर उनके स्थान पर अब 46 वर्ष का एक सदस्य समूह में आ जाए। ये जो 74 है इसको गायब कर दीजिए। तो 74 के जाने का मतलब है कि ये मेंबर भी अपने साथ चले जाएंगे। ये जाएंगे तभी तो एज कम होगी ना। तो 4 का सम कितना है? अब ज़रूरत पड़ ही गई आखिर। 198 में से 74, 124। ठीक है, 4 लोगों का सम 124 आ गया। उनके स्थान पर एक और बंदा आ जाए, तो 6 थे, 2 चले गए, 4 बचे, एक और आ गया तो 5 बचे। 5 का सम कितना होगा? 124 प्लस जितने साल का 5वां इंसान है, 146। 46 20 66 और 4 70। 5 का सम हो गया 170। तो बताइए अब औसत कितनी है? देखिए 5 का सम 170 है, तो एवरेज कितना होगा? डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, 34 आ जाएगा। सी। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस। ये लंबाई है और ये है चौड़ाई, 2:3। अगर ये 2x है तो ये है 3x। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज दिस। अब ये जो एरिया है इस वाले रेक्टेंगल का, ये किसके बराबर है? ये जो 49 पाई क्षेत्रफल है किसी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि 49 पाई है। पाई से पाई कटा, आर की वैल्यू आ गई 7, बिकॉज आर स्क्वायर 49 है। तो रेडियस आ गई 7, तो डायमीटर मतलब डबल, रेडियस का डबल 14। इसी डायमीटर का अगर आप 3 गुना लेंगे तो बस इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकल करके आ जाएगा। 14 तिहाई 42, यही एरिया है इस पूरे रेक्टेंगल का। एरिया कितना होता है? एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 2x इंटू 3x, जो कि बराबर होगा 42 के। 2 तिहाई 6, 6 7 42, एक्स स्क्वायर 7, तो x बराबर है √7। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? पेरीमीटर मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, 2 3 5, 5 का डबल 10, 10x। x की जगह पर √7, तो 10√7। बी। A man makes a profit of 25% by selling 5 pencils for 5 rupees। 5 रुपए की 5 पेंसिल बेचता है, यानी एक पेंसिल 1 रुपए की होगी। यही 1 रुपया 25% ज़्यादा दे के जाता है। 25% ज़्यादा का मतलब 125%। 1 रुपया बराबर है 125% के। व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ 5 पेंसिल? 5 का बाद में देखेंगे, पहले 1 का निकालते हैं। 1 पेंसिल का प्राइस 1 रुपये तब है जब 125% है। अगर 100% हो, 100% क्यों? क्योंकि हम ये निकालना चाहते हैं कि पेंसिल इस आदमी ने खरीदी कितने में थी। कॉस्ट प्राइस शुरू में हमेशा 100% माना जाता है। ये हो जाएगा 100 इंटू 1/125, 25 चौके 25 पचे, 4/5 रुपये के बराबर है एक पेंसिल का मूल्य। तो 5 पेंसिल का कितना होगा? 1 का 4/5, तो 5 का 5 गुना 4 रुपये।
₹4 की 5 पेंसिल वो लेकर के आया होगा। सी। 2 brothers राहुल एंड सोनू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो दिस। ये है राहुल और ये है सोनू। 4/5 रेशियो है कि अगर टोटल 4 और 5 ₹9 बिजनेस में डाले गए तो राहुल ने डाले ₹4 और सोनू ने ₹5। इस बात का मतलब ये है दे पे 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द रेंटल ऑफ दिस हाउस। जो भी प्रॉफिट कमाया उसका 10% किराया दे दिया। तो एक बात बताइए, इनके पास कितना रह गया? 90%। इफ़ राहुल शेयर इज़ ₹600। अगर राहुल का शेयर 9 में से ₹4 है तो 600 में कितना होगा? 4/9 गुणे में 600। लेकिन ये चीज़ किसके बराबर होगी? 90% के। 90% मतलब इतना। तो बता दीजिए टोटल प्रॉफिट, यानी 100% मतलब क्या? सिंपल सा कैलकुलेट इसको कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बस आ जाएगी। अगर हम इस 9 को इधर भेजें, 9 9 ज़ा 81, तो अभी बन जाएगा 810% मतलब 6 चौके 2400। तो बताइए 100 मतलब कितना? लेकिन इसको अगर हम वैसे कर लें तो ज़्यादा सही है। हमें ये पता है कि अगर टोटल शेयर 9 है तो राहुल का प्रॉफिट 4 है, बिकॉज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4/5 है। इसी को प्रॉफिट का रेशियो मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम पता ही नहीं है कि कितने टाइम तक डाला है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा यही किया जाता है। तो अगर टोटल 9 है तो राहुल का हिस्सा 4, लेकिन राहुल का हिस्सा ही अगर 600 है तो टोटल क्या है? 600 × 9/4, 150। 1500 गुणे में 9, 1350। 1350 टोटल प्रॉफिट है, लेकिन ये 90% के बराबर है। 90% मतलब 1350 कि अगर इतने रुपए बंटते तब राहुल 600 लेके जाता। 100% मतलब देखते हैं फिर, 1350 × 100/90। 9 इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 15 गुणे में 100 यानी 1500। ये रहा टोटल प्रॉफिट डी।